आशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज का लेक्चर नंबर 63 है। तो आज मैं देखता हूं कौन कौन कट ऑफ क्लियर करने वाला है, क्योंकि आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू 7 मार्क्स। ठीक है, तो 7 मार्क्स जिसके आते हैं या 7 से ऊपर आते हैं ही वुड बी गोइंग टू बी क्वालिफाई। थोड़ा पेपर आज ट्रिकी है, तो मेरा मानना है बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, बट लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज रिलेटेड टू AIIB बैंक। रिमेंबर इट्स वेरी फेमस बैंक। मैंने इस बैंक से रिलेटेड बार बार आपसे हेडक्वार्टर पूछे हैं या इससे रिलेटेड मैंने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपसे पूछी है। तो आज जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, AIIB बैंक दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपने सुना होगा बीजिंग में लोकेटेड है। ओके, तो इस बैंक से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इसमें मोर देन 80 नेशंस हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट शेयर है AIIB बैंक में। थर्ड स्टेटमेंट की इस बैंक में याद रखिएगा डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, मतलब एशिया के ही सारे मेंबर्स है, कोई बाहर से मेंबर नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने 1 ओनली 2 3 1 3 या तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, तो याद रखिएगा आई थिंक आपको AIIB बैंक के बारे में पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है, मैं आपको बताऊं। याद रखिए इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो है चाइना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हो गया आपका रॉन्ग। कि अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं A और C, इसमें 1 स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब आपको बताना है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। थर्ड भी रॉन्ग है। रिमेंबर ऑफ कोर्स इसमें मैक्सिमम मेंबर एशिया कंट्रीज के हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स एशिया के। कुछ कंट्रीज जैसे इजिप्ट है वो भी इसकी मेंबर है, तो रिमेंबर कुछ कंट्रीज एशिया के बाहर भी हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज A ओनली, दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 ओनली। ओके, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर बहुत फेमस है, बीजिंग में है। जबकि ऐसे ही एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स का बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। रिमेंबर, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का ही हेडक्वार्टर चाइना में है बट अलग अलग लोकेशन में है। ओके, और कुछ मेंबर्स मैंने आपको बताया इजिप्ट जो कि एशिया से बाहर के, वो भी इसका मेंबर हैं। रिमेंबर, और अगर शेयर होल्डर की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट, देन इंडिया, देन रशिया। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कराया हुआ है, जिसने मेरी इकोनॉमिक्स की अपडेटेड सीरीज देखी होगी, सो इट वुड बी वेरी इजी। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट को विजिट करें, वेबसाइट पर जाकर इकोनॉमिक्स कोर्स को देखें। वहां पर हम अभी वो कोर्स चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ बट रनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने ये बैंकिंग सेक्टर में कराया है, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक टॉपिक में कराया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि चेयरमैन जो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, उनको सेलेक्ट कौन कर रहा है। ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या तो मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न्ड बैंक। याद रखिए एक मिशन आया था, मिशन इंद्रधनुष। ओके, उससे मत कंफ्यूज होइएगा, हेल्थ वाले से भी 1-2 मिशन थे, क्योंकि एक हेल्थ से रिलेटेड भी मिशन इंद्रधनुष है, पर याद रखिए बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी एक मिशन आया था, मिशन इंद्रधनुष। उसमें याद रखिएगा एक की फॉर्मेशन की बात की गई थी, दैट इज बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो। रिमेंबर, तो याद रखिएगा अब ये अपॉइंट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन, ये आपको याद रखना है। पॉलिटिसाइजेशन कम करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो अपॉइंट किया गया है, ओके, अंडर मिशन इंद्रधनुष। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका करेक्ट आंसर दैट इज A। तो याद रखिएगा जो भी चेयरमैन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक का, दैट इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ओके, तो करेक्ट आंसर A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थोड़े 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए ऐसे बड़े क्वेश्चंस जब रहते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है। ओके, बोला गया ये पहली रेगुलेटरी बोर्ड थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली रेगुलेटरी बोर्ड का नाम था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन बोर्ड। ओके, सेकंड लिखा है ये जो रेगुलेटरी बोर्ड है, याद रखिएगा ये इंश्योर करती है कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। ठीक है, इसका टास्क है टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ गैस बना रहे। ये स्टेटमेंट आप पढ़ के सोच सकते हैं, अगर इसका नाम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, आप स्टेटमेंट ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड है अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन, इसकी अगर अपील होती है इस बोर्ड में, याद रखिएगा तो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी पे ये अपील्स जाती हैं। अब देखिए अगर आपको आप कहेंगे सर ऐसा हमने सुना ही नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें? मेरा मानना नहीं, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट वगैरह ये गैस का देखती होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट अगर करेक्ट होता है तो आप 3 स्टेटमेंट में आ जाते हो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, तो पहली अगर आपको पता होगा फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड थी जो पहली आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी थी 1953 में, फॉरवर्ड कमीशन, आज की डेट में वो सेबी के साथ मर्ज कर चुकी है। तो ये पहली रेगुलेटरी, याद रखिए पहली रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इससे पहले सबसे पहली रेगुलेटरी बॉडी थी वो थी फॉरवर्ड कमीशन, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर करेक्ट रॉन्ग हो जाता है तो देखिए मैं शायद आंसर पे ही पहुंच गया। देखिए मैंने क्वेश्चंस का मैंने किस तरह आंसर को किया, अगर एक पॉइंट पता था स्टिल आई गेट इनटू द आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट
अगर आपको पता है गलत है, आप आंसर पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं भी पता था, मुझे भी नहीं पता था अपील्स जो होती लाई करती है कि नहीं, बट स्टिल आई गेट इनटू द आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको देखिए ऐसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दी ट्रिक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी। रिमेंबर मैंने लिख भी रखा है, फॉरवर्ड कमीशन पहली सेटअप थी जो रेगुलेटरी बॉडी थी, नाउ इट हैज बीन मर्ज विद सेबी, ओके। बाकी पॉइंट्स हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, याद रखिए 2006 में ये रेगुलेटरी बॉडी बनी है, हम तो 1953 सबसे पहली फॉरवर्ड कमीशन थी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। तो अगर ये एक्ट के बारे में आपको पता होगा, कुछ बेसिक भी पढ़ा होगा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये तो सबको पता होगा सर 26 वीक पेड लीव मिलती है यहां पर। रिमेंबर याद रखिएगा प्रेग्नेंट वुमेन्स को 26 वीक पेड लीव मिल रही है। तो 26 वीक यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी, 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी। देखिए ऐसा नहीं है, रिमेंबर उनको कितने वीक मिलती है, 26 वीक पेड हॉलिडे मिलती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मे बी कंफ्यूजिंग हो आपके लिए। सेकेंड है कि एंटरप्राइजेस जो कंपनीज हैं विथ क्रिचेस, याद रखिएगा क्रिचेस फैसिलिटी मतलब जो जहां पे से कोई कंपनी है वहां पर प्ले स्कूल टाइप का बना देते हैं, जहां पर जैसे अगर बच्चे की अगर माँ है वो वर्क कर रही है इंटरप्राइजेस में, तो अपने बच्चे को वहां प्लेइंग स्कूल टाइप का आप मान लो कंपनीज में ऐसा होना चाहिए। तो लिखा है क्रिचेस फैसिलिटी होगी जहां पे वुमेन्स 6 टाइम विजिट कर सकती मिनिमम डेली, एक दिन में जब वो काम करेगी तो 6 बार अपने बच्चे को देखने जा सकती है। सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है। और थर्ड ये लिखा हुआ वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, मतलब अगर 2 बच्चे हो चुके हैं फिर आपका बेबी हो रहा है तो उस टाइम पर आपकी जो एंटाइटलमेंट है वो कम हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं, देखिए इसको ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे मैं आपको बताऊं, ऑफ कोर्स ये बात सही है कि वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि पहले 26 वीक मिलती है, फिर अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो याद रखिए 12 वीक हो जाएगी आपकी पेड लीव। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थर्ड सही है, तो आई थिंक देखिए मैं 2 ऑप्शन में आ गया, कितना आसान है। देखिए थर्ड सही है, तो मैं 1 और 3 दैट इज 1 2 3 या 3 ओनली, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज रॉन्ग। रिमेंबर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी ऐसा करके नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। रिमेंबर यहां मिनिमम 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 6 टाइम्स नहीं है। और एंटरप्राइजेस में भी जहां पर 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं वहां पर ये फैसिलिटीज क्रिचेस फैसिलिटीज बनाने की बात की गई है, ओके। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर दैट इज 3 ओनली। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखिए 26 वीक्स मिलती है, मैंने आपको बताया पेड लीव मिलती है फॉर द वुमेन एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अगर 2 चिल्ड्रन, याद रखिए 2 चिल्ड्रन हो गए उसके बाद आपकी डिलीवरी है तो आपको 12 वीक्स ही पेड लीव मिलेगी। तो देखिए रिड्यूस हो गया आपका टाइम पीरियड 26 वीक से 12 वीक, ठीक है। और याद रखिए मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड 8 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के पहले आप 8 वीक्स पहले, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले आप अवेल कर सकते हैं अपनी पेड लीव। रिमेंबर तो वहां तो 3 मंथ्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए 8 वीक्स पहले, 26 वीक्स टोटल है, 8 वीक्स पहले आप पेड लीव ले सकते हैं। रिमेंबर और मैंने आपको बताया एम्प्लॉइज जहां 50 या मोर देन 50 एम्प्लॉइज होंगे, ठीक है, 50 या मोर देन 50 एम्प्लॉइज होंगे, वहां पर याद रखिएगा क्रिच फैसिलिटीज बनाने की जरूरत है। और याद रखिए वहां पर वुमेन जो है एक दिन में 4 बार मिनिमम जा सकती है। या अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको दिखेगा एक प्लेइंग स्कूल टाइप का रहता है जहां बच्चों को अपने रख सकती है जब वो वर्क कर रही हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया है, मैं मानूंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हर बार आपसे पूछा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, आप आंसर देते थे वर्ल्ड बैंक। मैं आपसे पूछता था इसकी रैंकिंग क्या चल रही, वो भी आप बता देते थे। इस बार मैंने पूछा ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, इसमें मतलब रैंकिंग जो बनती है उसके इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें 10 इंडेक्स होते हैं, 10 सब इंडेक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग रैंकिंग बनती है। तो इन 10 सब इंडेक्स से मैंने पूछा कौन सा सब इंडेक्स नहीं है। तो सोच सकते हैं आपको ये कितना ट्रिकी हो सकता है, मे बी आप इसको लीव कर दें इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये क्या इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालने के लिए। पेइंग टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो आप देखिए बिजनेस से रिलेटेड आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी वाला होगा, आप गेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट्स ये भी इजी जल्दी मिलेंगे, तो ये भी एक इंडेक्स हो सकता है। पेइंग टैक्सेस, यस बिजनेस से रिलेटेड है तो पेइंग टैक्सेस। याद रखिएगा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट द सब इंडेक्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। बट आप 3 मैंने बता दिए, 7 और सब इंडेक्स हैं, लेकिन उनको आपको याद नहीं करना, बट एक बार गो थ्रू कर लेना और क्या क्या सब इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट द सब इंडेक्स ऑफ दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके। तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये भी एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है।
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंट्रोड्यूस की गई थी, ये इंपॉर्टेंट फीचर किस एक्ट की है, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको समझाऊं, जैसे लेट अस सपोज प्रोड्यूसर ने कुछ चीज प्रोड्यूस की और फिर उसने मार्केट में बेचा, कंज्यूमर के पास पहुंचा, कंज्यूमर ने भी यूज कर लिया, उसके बाद उसको रिसाइकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है प्रोड्यूसर पे, कि वो जो प्रोडक्ट है अब खराब हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप उसको रिसाइकल करें। तो ये जो पैरामीटर है ये किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस है, ये क्वेश्चन है। हो सकता है ये आपके लिए टिपिकल हो, बट स्टिल आप गेस कर सकते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा हिंट दी आपको। बायोमेडिकल वेस्ट, रिसाइकल प्लास्टिक, ई वेस्ट या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, ठीक है। ये एक्ट में किस में ये पॉइंट एडेड है? आई थिंक यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर, यस इट्स सी, दैट इज ई वेस्ट रूल्स 2011। यानी कि इस रूल्स में ये मेंशन है कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, दैट लाइज विद द ई वेस्ट, इसमें जो प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, ही इज लाइबल, यानी कि लाइबिलिटी फॉर रिसाइकलिंग लाइज विद हुम, द प्रोड्यूसर, कि आफ्टर कंज्यूमर हैज बीन यूज, याद रखिए पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर ने यूज कर लिया, उसके बाद आपको उसको रिसाइकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाई करती है वो किस पे लाई करेगी? प्रोड्यूसर्स पे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और 7th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहां पर मैंने सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है ये पूछा है, ठीक है। वैसे हम लोग बहुत कॉमन वर्ड है सोशल कैपिटल यूज करते हैं, बट हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, आपने नहीं सुना हो। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स in the population, stock of building, other infrastructure and machines, size of population, working age group या level of mutual trust and harmony in the society। सोशल कैपिटल क्या होता है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको हिंट देता हूं। सोशल कैपिटल होता है जैसे कि अगर मान लीजिए मैं हेल्प करना चाहता हूं, ठीक है, जैसे आपने एनजीओ सुना होगा, ठीक है, अगर देश में एनजीओ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, जहां पर लोग एक दूसरे की विलिंग करते हैं हेल्प करने की, ठीक है, तो याद रखिए अगर ऐसा होता तो कहते हैं देश का हमारी कंट्री का सोशल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोशल कैपिटल मतलब क्या हुआ है? विलिंगनेस ऑफ पीपल टू हेल्प। इसलिए हेल्प नहीं कर रहे कि आप उनको पैसा दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप एनजीओ में वर्क करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है, और याद रखिएगा अगर आप ऐसे काम करते हैं तो देश का सोशल कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शंस मैच करते वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस का सोशल कैपिटल अच्छा है, कहते हैं यहां का सोशल कैपिटल अच्छा है, मतलब लोग विलिंगनेस है, लोग हेल्प करना चाहते हैं, लोग आपस में इंटरेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां का सोशल कैपिटल अच्छा होगा, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है और हार्मनी इन द सोसाइटी आ रही है, इसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन यहां पर लिख भी रखी है, सोशल कैपिटल इज विलिंगनेस ऑफ पीपल टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना, और ये नहीं कि आप हेल्प करो तो पैसा ले रहे हो उसके लिए, ठीक है। याद रखिए इट रिप्लेसेस मनी थ्रू विच पीपल बाय द सेम हेल्प। और जनरली लोग क्या करते हैं, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप पैसा देते हैं और आपकी कोई ना कोई हेल्प कर देता है, बट याद रखिए यहां पर पैसे लेके हेल्प नहीं होगी, ठीक है। यहां पर एनजीओ कुड बी द एग्जांपल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब आज की डेट में एग्जांपल हो सकते हैं किस तरह सोशल कैपिटल कंट्री का इंक्रीज होने की सख्त जरूरत है। क्या आपको लगता है इंडिया में सोशल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में सोशल कैपिटल इंक्रीज होता है। आपको पता है आजकल हर आदमी पैसे के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है। तो सोशल कैपिटल ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड थ्रू द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड हार्मनी अमंग द पीपल। ऑफ कोर्स जब आप दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट मनी तो आपको ट्रस्ट होगा, तभी आप उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है और भी बहुत सी चीजें हो सकती है जो विलिंगनेस लोग यहां पर खुद से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कोरोना के टाइम पे भी देख सकते हैं इंडिया का सोशल कैपिटल इंक्रीज हुआ, लोगों ने आके हेल्प की, ठीक है। जो माइग्रेंट्स जा रहे थे, ठीक है, आप सोनू सूद का एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने किस तरह लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, बदले में उन्होंने कुछ नहीं मिला, ठीक है, उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, तो एक सोशल कैपिटल उस पर्टिकुलर प्लेस का इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्विस एरिया अप्रोच, याद रखिएगा ये किस परव्यू के अंदर आता है, ये किसके अंदर था? सर्विस एरिया अप्रोच, ये स्कीम उसी के अकॉर्डिंग लॉन्च हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने, इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम, लीड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी दैट इज मनरेगा, या नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। दैट्स एन डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा। सर्विस एरिया अप्रोच में आपको बता दूं दैट इज ऑफ लीड बैंक स्कीम। रिमेंबर किसका है ये आंसर? लीड बैंक स्कीम का आंसर है। ये स्कीम 1969 में आरबीआई ने लॉन्च की थी, जिसमें बैंक्स को 15 to 20 विलेजेस को सर्व करना था। रिमेंबर, तो एक एरिया बना दिया गया था जिसमें सर्विस प्रोवाइड करना था, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया गया था जिसपे बैंक्स को क्या करना था? सर्विस प्रोवाइड करनी थी दिस 15 to 20 विलेजेस। तो एक सर्विस एरिया बना दिया गया और बैंक्स को उनको सर्विस प्रोवाइड करनी, मतलब उनके अकाउंट खोलने, उनको जो भी हेल्प हो वो हेल्प प्रोवाइड करनी थी बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है। तो दैट वाज लीड बैंक स्कीम इन 1969, ओके, बाय आरबीआई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस कुड बी अ लेंथी क्वेश्चन बट इजी है, मैं आपको बताऊं।
करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया इसमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सैंड जो है एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी लॉ होगा माइंस एंड मिनरल का बता दूं, उसके 1957 का लॉ है, उसके आगे अगेंस्ट बोला गया है कि सैंड जो है एक माइनर मिनरल है। सेकंड स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो लीज प्रोवाइड कर सके माइनर मिनरल की, मेजर मिनरल नहीं कह रहा हूं, माइनर मिनरल की लीज प्रोवाइड कर सके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स फॉर्म कर सके, ऐसा स्टेटमेंट सेकंड है। थर्ड स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू फ्रेम द रूल्स, याद रखिएगा इलीगल माइनिंग ना हो माइनर मिनरल्स की, उसके लिए याद रखिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। ये तीन स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो माइनर मिनरल है, यस सैंड जो है एक माइनर मिनरल, मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम दो ऑप्शन में आ जाते हैं, मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यस स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है माइनर मिनरल्स के लिए। और याद रखिएगा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो टोटली रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि याद रखिएगा जो पावर तो माइनिंग लीजेस के जो लाइसेंस है, याद रखिएगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, प्लस आपको ये भी याद रखना है कि इवन जो रूल्स बनाने हैं, इवन जो लॉ बनाना है लेजिस्लेशन, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, वो किसके हाथ में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ए 1 एंड 3, ओके। तो याद रखिएगा मैं लिखा सैंड माइनर मिनरल है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो पॉलिसी फ्रेम करना है, इवन लेजिस्लेशन, रूल्स तो छोड़िए लेजिस्लेशन ही बनाना है, दैट आल्सो लाइज इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, और यहां पे अगेन इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कौन सी चीज एसेट्स नहीं होती, किसकी, कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक की एसेट नहीं होती है। ऑप्शन से ए एडवांसेस, बी डिपॉजिट, सी इन्वेस्टमेंट या सी लिखना था, एंड डी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, आप अगर मनी डिपॉजिट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या वो बैंक की लायबिलिटी, बिल्कुल लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बैंक को आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है। ऑफ कोर्स आप चाहते हैं ना पैसा आपने जमा किया तो आपको इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो बैंक का वो एसेट नहीं है, वो बैंक की लायबिलिटी हो जाती है, रिमेंबर। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द बैंक, डायरेक्टली आंसर इसका क्या है, डिपॉजिट्स। तो आपको इतना आइडिया रखना पड़ेगा कि बैंक के पास पैसा आ रहा है तो ये मत सोचना अरे बैंक को पैसा मिल गया बैंक बड़ा खुश है, अरे बैंक को लायबिलिटी आ गई, बैंक को तो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दे आर द लायबिलिटी नॉट द एसेट्स फॉर द बैंक, ठीक है। बाकी जो ए सी डी ऑप्शन है दे आर द एसेट्स ऑफ द बैंक व्हाइल डिपॉजिट्स आर द लायबिलिटी ऑफ द बैंक, ओके। सो वी हैव डन विद द 10 AM 10 क्वेश्चन सीरीज। आज के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं आपके लिए, मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे हो, ठीक है, बट इट्स ओके। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे, थोड़ा एनालिटिकल होगा, इसलिए कट ऑफ भी 7 मार्क्स है। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी सीरीज को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको ये स्टैटिक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन जो है वो ईजिली बन जाएंगे, ओके, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, नंबर व्हाट्सएप का यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज 9098676936। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी, 1 साल तक इसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। अराउंड 4000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा आपके पास, और आपको क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए ये पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगी, ओके। इसका एक नॉमिनल चार्ज है दैट इज 200 रुपीज ईयरली, जो कि एक बहुत ही माइन्यूट चार्ज है, जो आप पे करके, याद रखिएगा, इस दैट इज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 50 पैसे अ डे। आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी इजी कॉस्ट। प्लस इसमें आपको एक एडवांटेज भी है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सिर्फ इसकी पीडीएफ नहीं, हिंदू एनालिसिस, हिंदू न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर्स, याद रखिए ये सब चीजें भी हम ऑन डेली बेसिस प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक दैट नॉट अ बैड डील, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको एक बहुत एडवांटेज मिलेगा, ओके। प्लस मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जो लोग नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। और प्लस अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। इतने सारे लोग व्यू करते हैं बट लाइक उसके आधे भी नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आप लोग देख तो रहे हो लेकिन मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब मे भी ये हो सकता है। तो देखिए हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग इजी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जितने व्यू हो रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आप देख रहे हो लाइक करने से कुछ होगा नहीं, आप लाइक कर सकते हो, शेयर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट लाइक तो करके चले जाया करो, ठीक है। तो इससे हमें एक पॉजिटिव चीज मिलती है कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, ओके। और हम लेक्चर्स का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ओके। और प्लस अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनके साथ डिस्कस करें और तैयारी करते रहें। याद रखिएगा पेंडेमिक का टाइम है, बट दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। और स्टिल कोई डाउट क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।